हाय गाइस, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ हाउ टू डिप्लॉय। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क की। आईपी एड्रेस, पोर्ट, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ये जो वेब कैसे काम करेगा। ठीक है, एक पीसी पे वेब जब होस्ट होता है तो दूसरे पीसी पे कैसे एक्सेस हो पाता है, मैं कैसे अपने मोबाइल के ब्राउजर में एक आईपी लिख के किसी एक पीसी पे, एक वीपीएस पे चलने वाली प्रोसेस को एक्सेस कर सकता हूँ, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, जैसे हमने ऑलरेडी बात की हुई है, नेटवर्क एक ग्रुप होता है अलग अलग कंप्यूटर्स का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे ऑफिस में मेरे पास दो पीसी हैं, तो मेरा दूसरा पीसी और ये पीसी एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये दोनों एक ग्रुप में आ जाए। ठीक है, तो ये पीसी और मेरा बाजू वाला पीसी वो दोनों एक ही नेटवर्क में है। अब एक नेटवर्क में है मतलब एक दूसरे को समहाउ एक्सेस कर पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही जब हम दुनिया के सारे पीसीस को एक दूसरे से बात कराने के लिए एनेबल कर देते हैं तो उसको कहते हैं हम इंटरनेट। ठीक है, कोई एक पीसी इंटरनेट के बड़े से ग्रुप का पार्ट बन सकता है। वो पार्ट बनने के लिए उसको आईएसपी, जो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, या फिर जो अपने सिम कार्ड होते हैं, वोडाफोन, जियो, ये सब जो इंटरनेट देते हैं। ठीक है, उन उन नेटवर्क का यूज करके हम एक बड़े से इंटरनेट का पार्ट बन सकते हैं। अब देखिए, जब कोई भी कंप्यूटर एक पूरे इंटरनेट का पार्ट बनेगा तो उसको ना एक आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये पूरा इंटरनेट बन जाता है जब छोटे छोटे नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मान लो कि मैं किसी नेटवर्क का पार्ट हूं या किसी ग्रुप का पार्ट हूं। ठीक है, तो ग्रुप वाले लोग अगर मुझे कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या करेंगे? ऐसा बोलेंगे ना, हमीद लोहार ये मैसेज तुम्हारे लिए है ना, ऐसा ही बोलेंगे ना। या तो समहाउ मेरी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि भाई इसको ये मैसेज भेजना है। जैसे हम करते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें अगर किसी पर्सन के लिए मैसेज है तो हम करते हैं ना पर्सन को टैग। तो टैग करने के लिए क्या जरूरी होता है? पर्सन का नाम। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? आइडेंटिफिकेशन के, ये पर्सन की आईडी है या ये पर्सन का नाम है, इस वाले पर्सन को मैसेज भेजना है। वैसे ही जब कंप्यूटर इंटरनेट का पार्ट बन जाता है, ठीक है, तो उसको मिलता है एक आईपी। इस टाइप का कुछ आईपी होता है। ये अभी जो आईपी दिख रहा है ना, 192.168.1.12345, नॉर्मली लोकल ग्रुप में ऐसा आईपी मिलता है। ठीक है, 192.168 वाला नॉर्मली होता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप जब लैन में कनेक्ट करते हो अपना पीसी तो मोस्ट ऑफ केसेस आपको ये वाला आईपी मिलता है। 192.168.1 या .0 हो सकता है, या उसके आगे फिर 1234 ऐसे करके नंबर्स आते हैं। हम्म? अगर मैं अपने लोकल कंप्यूटर का आईपी चेक करूं, उसको मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूं, लेकिन हम टर्मिनल का यूज करके चेक करेंगे। ठीक है, ये को यहाँ मेरी ओएस में है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके मुझे अपना आईपी मिल सकता है। ये देखिए, यहाँ पे मेरा IPv4 दिख रहा है ना, 192.168.0.102। डिपेंड करता है कि आपका जो राउटर है वो आपको आईपी कैसे असाइन कर रहा है, उसके हिसाब से आपका ये 0 लगेगा या 1 लगेगा, इससे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी लिनक्स मशीन में मैं if config नाम की कमांड लिखूंगा तो मुझे वो नेटवर्क इंटरफेस बताएगा कि मैं कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लोकल नेटवर्क से हमेशा जुड़ा होता हूँ मैं, मतलब पर्टिकुलर पीसी पे, उसको कहेंगे हम लूप बैक एड्रेस, कि इसी पीसी पे मेरा एड्रेस आएगा। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंप्यूटर अपने आप के नेटवर्क में होता है, वो लोकल होस्ट होता है। या फिर उसका आईपी बोले तो, सॉरी ये गलत आईपी है, ये नहीं आईपी था वो, ये वाला 127.0.0.1। ठीक है, देखो ये दूसरा आईपी है, मैं किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, ये उस नेटवर्क का आईपी है। और फिर ये मेरा लैंड नेटवर्क का आईपी। ठीक है, ये जो मेरा राउटर से कनेक्ट हुआ है उसका आईपी है। ऊपर दिख रहा है वो डॉकर का आईपी है, डॉकर का एक नेटवर्क है, उसका आईपी है ये। ठीक है, एक कंप्यूटर मल्टीपल नेटवर्क्स को ज्वाइन कर सकता है और जितने नेटवर्क को वो ज्वाइन करेगा उतने उसको आईपी मिलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हर पीसी को एक क्या मिलता है? आईपी मिलता है। अब बात कर लेते हैं ना वेब सर्वर की। जो पूरा इंटरनेट चल रहा है, मतलब पूरा इंटरनेट तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जितनी भी वेबसाइट चल रही है वो वेब सर्वर पे चल रही है। कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, उसके बिहाइंड द सीन जो भी लगा हुआ है वो वेब सर्वर है। अपाचे, एनजीनेक्स, नोड जेएस का सर्वर हो, एडब्ल्यूएस की कोई चीज हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का एक वेब सर्वर होगा। ठीक है, वो जो भी प्रोग्राम होगा उसको कहते ही वेब सर्वर है। तो एक वेब सर्वर जब लगाते हैं हम मशीन पे, तो वो वेब सर्वर अलाउ करता है HTTP प्रोटोकॉल को।
HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि वेब पेज पे जो टेक्स्ट होता है, मतलब HTML, उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट को एक पीसी से दूसरे पीसी पे ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनता है उसको कहेंगे हम HTTP। अब बोलोगे ये प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक गाइडलाइन या एक गाइड बुक। ठीक है, जैसे होता है ना कि मान लो आपने कोई एक गैजेट लिया है नया, एक फोन लिया है मान लो, ठीक है। अब उस फोन को यूज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी एक गाइडलाइन आती है ना पूरी। वैसी चीज होती है प्रोटोकॉल। या फिर अगर आप लेगो ब्लॉक्स की बात कर लो, ठीक है, जो लेगो ब्लॉक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए कुछ अपने को रूल्स मानने पड़ते हैं ना। कुछ जो ब्लॉक हैं वो कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर ही ज्वाइन होंगे। तो वो लेगो ब्लॉक्स के प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, जो कि ऐसे उनको ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया है कि ये लेगो बॉक्स के प्रोटोकॉल हैं, लेगो ब्लॉक्स इस तरह से ज्वाइन होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ तो रूल्स हैं, ठीक है, जो हम जानते हैं, जो कि बहुत बेसिक रूल्स हैं कि भाई पर्टिकुलर ये जो 2 पॉइंट वाला ब्लॉक है वो 2 पॉइंट वाले ब्लॉक में जाएगा, 4 वाला 4 में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो वेब पे अपने को डेटा ट्रांसफर करना है तो वो ट्रांसफर कौन से फॉर्म में होना चाहिए, उसको बाइनरी एनकोडिंग कैसे करेंगे, उसको डिकोड कैसे करेंगे, उसको भेजेंगे तो साथ में क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजेंगे, कैसे वो दूसरे पीसी तक पहुंचेगा। ठीक है, ये सब चीजों का एक पूरा मान लो रूल बुक, उसको कहेंगे प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल अपने आप में कुछ नहीं होता, ठीक है। एक रूल बुक में रूल लिखे हुए हैं, उससे कुछ नहीं होता। जैसे कि एक रेसिपी है किसी भी चीज बनाने की, मान लो मंचूरियन बनाने की रेसिपी है, रेसिपी बुक में लिखी है वो कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक उस रेसिपी को कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, जब तक मैं अपने किचन में जाके मंचूरियन बनाता नहीं हूं तब तक उस रेसिपी का कोई मतलब नहीं है। वो रेसिपी खुद में मंचूरियन नहीं है। वैसे ही HTTP प्रोटोकॉल खुद में कुछ नहीं है। HTTP प्रोटोकॉल को जब तक कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, HTTP प्रोटोकॉल सिर्फ बुक में लिखे हुए सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो HTTP प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, दो तरह के हो सकते हैं। एक तो सर्वर के लिए जो प्रोटोकॉल है वो, एक क्लाइंट के लिए जो प्रोटोकॉल है वो। अब जो क्लाइंट होता है ना, वहां पे नॉर्मली ब्राउजर बैठता है, ठीक है। ब्राउजर को वेब सर्वर को एक्सेस करना है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मेरे बाजू वाले पीसी पे एक वेब सर्वर चलाता हूँ मैं, ठीक है। तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कहाँ गया मेरा बाजू वाला पीसी? देखिए ये मेरा बाजू वाला पीसी है। उस पीसी में क्या करता हूँ ना, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है और इस फोल्डर में अंदर मैं एक नोड का सर्वर सेटअप करूंगा। नोड का सर्वर मतलब बेसिक HTTP सर्वर। मैं नोड वी करूंगा, मेरे पास 14 वर्जन पड़ा हुआ है। और कहीं से मैं इसके कोड उठा लेता हूँ सैंपल वाले। ये देखिए ये जो कोड है ना, वो मेरे को Node.js का सर्वर बनाने का ऑप्शन देगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वीम खोल लेता हूँ और server.js, ठीक है, विम खोल दिया है मैंने। विम के अंदर ए दबा के मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इस चीज को पेस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, होस्ट नेम है 127, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 0.0.0.0, ताकि इसको कहीं पे भी एक्सेस कर पाऊँ। और पोर्ट नंबर है 3000। ठीक है, और जब ये इसके पास रिक्वेस्ट आएगी तब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। इसको मैं कर देता हूँ :WQ करके सेव, और नोड server.js को रन करता हूँ। ठीक है, ये एक्सेस के लिए पूछा है, उसके बाद ऑन कर दिया इसने। अब मैं इसको यहाँ पे लोकल होस्ट पे ना देखता हूँ भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा। लोकल होस्ट :3000। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरा पीसी है, इस पीसी का आईपी क्या है मुझे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पीसी मेरा लोकल नेटवर्क में है। तो ये कौन से आईपी पे कनेक्ट हो रखा है वो देखने के लिए मैं यहाँ पे इसके नेटवर्क में चला जाऊंगा, ठीक है। ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज देखूंगा, ये मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है तो। और इसमें मुझे दिखेगा कहीं पे 192.168.0.103। तो ये आईपी एड्रेस है मेरे बाजू वाले पीसी का। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और बोलता हूँ 3000। देखो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया। अब बेसिकली क्या हुआ, एक पीसी है जो एक वेब सर्वर चला रहा है, ठीक है। अपने केस में ये जो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट कौन है, ये मेरा ब्राउजर जो पीछे दिख रहा है ना आपको, ये वाला ब्राउजर जिसने वेबसाइट खोलने की रिक्वेस्ट की, वो है क्लाइंट। ओके, और सर्वर कौन है? सर्वर मेरा बाजू वाला पीसी जिसके अंदर
सर्वर चल रहा है जिसके अंदर नोड की एप्लीकेशन चल रही है। यहाँ पे मैंने नोड जेएस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारे वेब सर्वर पे सेम ही अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे एक सर्वर चल रहा है, ठीक है। अब जो सर्वर है ना उसको कुछ टाइप के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे कि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो उसकी रिक्वेस्ट चेक करो, रिक्वेस्ट चेक करने के बाद उसको जो भी यहाँ पे तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करो, ठीक है। ये सर्वर को इंस्ट्रक्शन दी गई है। कहाँ पे एक बुक लिखी गई है जहाँ पे सर्वर का रोल क्या होता है वो लिखा गया है, और एक नोड जेएस है, ठीक है। नोड जेएस एक लाइब्रेरी है जिसने ये वाला सर्वर इंप्लीमेंट किया है। तो जब भी नोड जेएस में मैंने ये कोड लिखा तो बिहाइंड द सीन एक एचटीटीपी सर्वर अप हुआ और उसने सर्वर के हिसाब की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। फिर जब मैं इसको ब्राउजर में एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर के बार में लिख के मैं एंटर मारता हूँ, तब क्या होता है, तब ब्राउजर एक एचटीटीपी क्लाइंट की तरह काम करता है। एचटीटीपी क्लाइंट की तरह सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रिसोर्सेस दो। रिक्वेस्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा स्पेसिफिकेशन है कि यूआरएल में रिक्वेस्ट के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट की टाइप होती है गेट, पोस्ट, ठीक है। उसके बारे में आप अपने जो भी टेक्नोलॉजी है आप जानते ही होंगे कि रेस्ट एपीआई कैसे काम करता है, ठीक है। तो वो सब आता है रिक्वेस्ट में। तो रिक्वेस्ट में क्या बनता है, पहले तो यूआरआई बनता है, यूआरएल बोल दो उसको, जिसमें पहला पार्ट होता है वो किसको डिफाइन करता है, मशीन को, कौन से मशीन पे जाना है, और दूसरा पार्ट कौन सी पोर्ट पे चलना है, ठीक है। चलो, अभी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर मतलब मेरे बाजू वाले पीसी को क्या जाएगी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी। एचटीटीपी रिक्वेस्ट का कोई एक फॉर्म ऑलरेडी डिफाइन किया गया है जहां पे की वैल्यू पेयर जाती है, ठीक है। जहां पे बॉडी भेजनी हो तो बॉडी भेज सकते हैं, जहां पे यूआरएल होता है कि भाई इस वाले यूआरएल तक जाना है। अब इस वाले यूआरएल तक पहुंचाने का काम किसका है, नेटवर्क का। और सर्वर के पास पहुंचेगी जब रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे सर्वर अपना काम करेगा जैसा हमने कोड में लिखा है, ठीक है। इसका कोड मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे कोड में लिखा गया है, अब जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट यहाँ इसके पास आएगी और ये रिस्पॉन्स जनरेट करके रिस्पॉन्स देगा। सर्वर है ये, छोटा सा सर्वर है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड का काम कर रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्वर हो सकता है, पीएचपी का एप्लीकेशन हो सकता है, ASP.NET हो सकता है, कुछ भी एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो सर्वर अपना रिस्पॉन्स बना के वापस भेज देगा क्लाइंट को, और क्लाइंट को क्या मिलेगा, जो भी सर्वर ने भेजा। हमारे केस में सर्वर ने भेजा था हेलो वर्ल्ड, तो क्लाइंट को हेलो वर्ल्ड मिला। और ब्राउजर का काम क्या है, जो भी सर्वर से HTML आता है उसको प्रिंट करा दो। और हेलो वर्ल्ड एक HTML चीज है, भले उसमें कोई टैग नहीं है फिर भी वो HTML की तरह प्रिंट हो सकता है, ब्राउजर ये कर सकता है। ओके, तो ये रोल होते हैं HTTP क्लाइंट और HTTP सर्वर के, ठीक है। अब देखो HTTP सर्वर की बात करें ना, सर्वर क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक प्रोसेस है जो चल रही है, ठीक है। अगर मतलब ये बिल्कुल ऐसे नीचे आए, बिल्कुल बेस में आए सर्वर के, तो एक प्रोसेस है जो वेट कर रही है रिक्वेस्ट का, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टास्क करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि ये देखो मेरा ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, मेरा प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है। उसके लिए सीपीयू ने अलग से एक प्रोसेस एलोकेट की होगी जिसका काम क्या है, जो भी कैमरे से आ रहा है आउटपुट उसको यहाँ स्क्रीन पे दिखाना, ठीक है। अब इसको मतलब मेरा जो ये वीडियो आउटपुट है उसको कैमरे के आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए दूसरी एक प्रोसेस होगी। ये जो विंडो दिख रहा है, ठीक है, जहां पे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, वो प्रेजेंटेशन देने के लिए एक और प्रोसेस होगी। पीछे ब्राउजर चल रहा है उसके लिए एक और प्रोसेस होगी। ये एक मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे पूरे सीपीयू यूसेज दिखते हैं कि सीपीयू का कितना यूज हो रहा है, उसके लिए एक और प्रोसेस चल रही है। और यहाँ पे एक टैब है जहाँ पे सारी प्रोसेस दिखती हैं कि कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, ठीक है। अलग अलग एप्ली देखो, ये एनीडेस्क चल रहा है मेरा, उसके लिए एक प्रोसेस है। फिर ये देखो ये सब मेरे बेस टर्मिनल्स हैं, ठीक है। npm Node.js वाली कोई एक प्रोसेस चल रही है। ये जो प्लाज्मा सेल दिखता है ना, ये जो मेरा पूरा डेस्कटॉप दिख रहा है जिसमें मेन्यू आ रहा है, यहाँ पे मैं टास्क बार देख पा रहा हूँ, ये उसकी प्रोसेस है। OBS जो मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है ये उसकी प्रोसेस है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, उसमें से एक प्रोसेस होती है जो HTTP की होती है। मतलब होती नहीं है, हम क्रिएट करते हैं। जब भी मैंने वो नोड वाली एप्लीकेशन रन की ना, तो उसने एक प्रोसेस बनाई और उस प्रोसेस को ना एक पोर्ट के साथ बाइंड किया, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब भी HTTP सर्वर बनता है या फिर दूसरे भी किसी टाइप के सर्वर होते हैं, जैसे FTP सर्वर हो गया, या तो अपना क्या बोलेंगे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर, कहीं पे भी तुम ऐसा सुनते हो ना कि इसका सर्वर है ना,
तो वो सर्वर बाइंड होता है किसी न किसी पोर्ट से। उसको सर्वर, नॉर्मली सर्वर ऐसे ही होते हैं, किसी पोर्ट पे ही बाइंड होते हैं, क्योंकि उनको एक्सेस करना होता है इंटरनेट के थ्रू या तो नेटवर्क के थ्रू। मैं इंटरनेट नहीं बोलूंगा, नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना है उनको। अब क्या होता है ना, नेटवर्क में सबके पास एक आईपी है, ठीक है, बराबर, नेटवर्क में सबके पास एक आईपी है। अब मान लो मेरे नेटवर्क में 5 पीसी हैं, ठीक है, इसको हम दोस्तों के एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो मेरे नेटवर्क में 5 दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त है ना, उसको एचटीटीपी आता है। तो जब भी मुझे एचटीटीपी का कुछ करना होगा, एक एक दोस्त ने वेब सर्वर, एक दोस्त के पास वेब सर्वर है, तो मुझे वेब सर्वर चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, उस दोस्त का नाम लूंगा, ठीक है, मान लो उसका नाम है विकास, तो मैं बोलूंगा विकास दुबे। विकास दुबे मेरे को आंसर नहीं देगा, या अगर आंसर देगा ना तो भी क्या आंसर देगा कि मेरे उसकी पोर्ट नंबर 80 पे जो चल रहा है ना सर्वर, उसका आंसर देगा, क्योंकि जब मैं नॉर्मल विकास दुबे बोलूं तो पोर्ट नंबर 80 इम्प्लिसिट होता है, तो मुझे उसको पूरा बोलना पड़ेगा कि भाई विकास दुबे तुम्हारे पोर्ट नंबर पर्टिकुलर पर चलने वाली प्रोसेस दो, या उस प्रोसेस का एक्सेस दो, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो, आईपी यूज होता है पर्सन आइडेंटिफाई करने के लिए, कंप्यूटर आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके बाद जो पोर्ट लगता है ना, उस कंप्यूटर के अंदर कौन सी प्रोसेस तुम्हें एक्सेस करनी है, ठीक है, उसके लिए पोर्ट नंबर लगता है। तो जब भी मैं यूज करूं कि पोर्ट नंबर मतलब एक कंप्यूटर में मल्टीपल वेब सर्वर या तो मल्टीपल और टाइप के सर्वर, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, एसएसएच सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप की हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं जो, ठीक है, उनको एक्सेस करने का मतलब उनमें से कौन सी चीज तुम्हें एक्सेस करनी है, उसके लिए हम यूज करेंगे पोर्ट। तो पोर्ट बाइंड होती है प्रोसेस के साथ, आईपी जो बाइंड होता है वो मशीन के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम की, ये क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, एक सर्वर हमने बनाया था डिजिटल ओशन पे और उसको आईपी से एक्सेस किया था। फिर से वो चीज कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम एक और सर्वर बना के उस पर नोड जेएस की प्रोसेस एक्सेस करते हैं, ठीक है। मैं अपने डिजिटल ओशन में लॉगिन हो जाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉपलेट क्रिएट करूंगा, ड्रॉपलेट मैं बेंगलोर का ही बना रहा हूँ, ठीक है। उबंटू चूज करूंगा, उबंटू 22.4, और बेसिक सीपीयू लेता हूँ, $7 वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और एसएसएच की हमने ऑलरेडी K1 नाम की अपलोड की हुई थी, तो दूसरी बार जब हम बनाएंगे तो की वहां पे अवेलेबल रहेगी। तो मैं K1 की का यूज करूंगा, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको मैं नाम दे दूंगा नोड सर्वर, ठीक है, और ड्रॉपलेट क्रिएट कर लेता हूं मैं। तो देखो, जो मैंने K1 की बनाई थी ना, वो यहाँ पे पड़ी है। अभी जैसे ही ड्रॉपलेट बन जाएगा, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे K1 की प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसका पूरा ना पाथ एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और फिर SSH कमांड लिखेंगे, ठीक है, SSH, और आईपी मिल जाता है। एक बार हम क्या करते हैं, रूट को कनेक्ट करते हैं ना नॉर्मली, और उसमें आई लिख के हम पाथ डालते हैं की का। तो अपनी की थी K1 प्राइवेट की, और इस आईपी को कनेक्ट करना है, तो रूट एट आईपी एड्रेस ऐसे करके एंटर मारूंगा। पहली बार होगा वो पूछेगा मुझे, और ये मेरा सर्वर हो चुका है लॉगिन, ठीक है। उसमें मैं सिंपली एक बार नोड जेएस इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए एनवीएम का यूज करेंगे, जो कि सबसे आसान तरीका है। इसको एंटर मार देंगे, एनवीएम इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एनवीएम इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो एनवीएम अच्छे से एक्सेस कर पाऊंगा मैं। एनवीएम भी आ रहा है, अभी मैं बोलूंगा एनवीएम यूज नहीं, इंस्टॉल 14, और एनवीएम यूज 14, ठीक है। अभी नोड जेएस डैश वी करूंगा, नोड वी, तो मुझे मिल जाएगा। अभी देखो, मैंने ऑलरेडी अपने बाजू वाले पीसी में क्या बनाया था, एक सर्वर का प्रोग्राम बना के रखा था। इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करके ये जो मेरा एसएसएच है वहां पे बना दूंगा। एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे मैं, mkdir नोड सर्वर cd नोड सर्वर ls pwd। अभी यहाँ पे मैं रखूंगा विम, विम का क्या लिखेंगे, सर्वर सर्वर डॉट जेएस, ऐसी फाइल बनाई, यहाँ पे पेस्ट कर दिया कोड पूरा। कौन सी पोर्ट पे चलाएंगे, 3001 पे चलाते हैं इस बार, ठीक है। और इसको बोलेंगे wq, और यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस। अब ये मेरी प्रोसेस चालू हो गई है, कहाँ पे, इसके जो भी आईपी मिला था मुझे मशीन का। देखो ये मशीन है, इस मशीन का आईपी लिखूंगा और कॉलन
3001 करूंगा तो मेरा प्रोसेस चल रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। इस प्रोसेस को मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ? आईपी से, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है ना। तुम अपनी वेबसाइट किसी को देते हो तो आईपी थोड़ी देते हो। तुम तो ऐसा बोलते हो hamidlohar.com, फला मतलब फला फला कंपनी .com.in, ऐसी आईपी होती है। google.com होता है, digitalocean.in या .com होता है, ठीक है। डिजिटल ओशन तुम्हें आईपी थोड़ी देता है, गूगल तुम्हें आईपी थोड़ी देता है कि आईपी पे जाके एक्सेस कर लो। तो वो तुम्हें देते हैं क्या? डोमेन देते हैं, ठीक है। डोमेन, उसको होस्ट नेम बोला जाता है लोकल में। तो अब हमने क्या किया था ना, मतलब जब नेटवर्क बन गए इनके पास, उनके पास आईपी आ गए, तो उनको भी ये प्रॉब्लम है, ये आईपी एक दूसरे को देना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल चीज है ये। आईपी एक दूसरे को नहीं देंगे। फिर वहां ना कुछ लोगों ने बोला, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ना, एक रजिस्टर रख देते हैं। रजिस्टर मतलब एक रिकॉर्ड रखेंगे हम। इसको मान सकते हो कि एक की वैल्यू पेयर, ठीक है। कि भाई ये पर्टिकुलर जब नाम बोलो ना, तो इसका मतलब ये आईपी। जैसे होता है ना, हम अपने दोस्त, किसी दोस्त का नाम अगर लंबा होता है, जैसे 3 इडियट में था रणछोड़ दास चांचर, उसको क्या बोलते हैं वो? रेंचो, ठीक है। तो वैसे ही अब अपने दोस्तों को छोटे छोटे नाम से बुलाते होगे। तो वैसे ही जो अपने इंटरनेट वाले थे, या फिर जो अर्ली अपने नेटवर्क बनाने वाले थे, उन लोगों ने सोचा कि हम आईपी को होस्ट नेम दे देंगे। हम आईपी को एक नेम असाइन करने का सिस्टम बनाएंगे। उसी सिस्टम को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। जहां पे क्या होता है, एक ना सेंट्रल सर्वर होता है, सेंट्रल नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि लिस्ट पड़ी होगी वहां पे कि ये वाला डोमेन है, इसका आईपी ये है, ये वाला डोमेन की आईपी ये है, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपकी जो दोस्त का सर्कल है, तो उसमें या तो सबको पता होगा या तो आपको पता होगा। किसी को तो पता होगा कि भाई रणछोड़ दास चांचर और रेंचो एक ही चीज है। तो वैसे ही इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सर्वर्स होते हैं, उनको डीएनएस सर्वर कहा जाता है। उनको पता होता है google.com मतलब ये आईपी, या फिर द हाइपरटेक डॉट इन वो किसी आईपी को कनेक्ट कर रहा होगा, तो ये वाली मतलब ये आईपी। आईपी किसकी होती है? मशीन की। और मशीन को हम एलियास देते हैं। क्या देते हैं? एलियास मतलब छोटा नाम या तो समझदार नाम, उसको कहेंगे हम डोमेन नेम। डोमेन नेम में डॉट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब इंटरनेट बढ़ने लगा तो एक सिस्टम बनाने के लिए वहां पे डॉट वाली सिस्टम बना दी गई है। वरना बिना डॉट के भी डोमेन नेम चल सकता है, लेकिन वो लोकल मशीन पे चलेगा, लोकल कंप्यूटर पे चलेगा, वो इंटरनेट पे चले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जो लिनक्स मशीन होती है ना, उसकी एक खास बात होती है, उसमें एक स्पेशल फाइल होती है etc hosts डॉट, मतलब etc/host, ठीक है। अब मैं अपने लोकल मशीन पे आ जाऊंगा, ये मेरा सर्वर है, सर्वर को चलने देता हूं, एक दूसरा कंसोल खोल देता हूं मैं, ls, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे कौन सी डायरेक्टरी है ये देखो, etc host नाम की डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नहीं मतलब फाइल है। तो मैं करूंगा vim etc hosts। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है ना, ये आईपी एड्रेस है, लोकल होस्ट पे है, मतलब इस आईपी एड्रेस का एलियास है लोकल होस्ट। समझ रहे हो, यहाँ पे डीएनएस सिस्टम चल रहा है। तो जब तुम लोकल होस्ट लिखते हो, ठीक है, तो बिहाइंड द सीन वो क्या होता है, एलियासिंग होके 192.168 मतलब 127 वाला एड्रेस लग जाता है, 127.0.0.1, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अपने लोकल होस्ट में भी एक सर्वर रन करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं ना सिंपली ls करता हूँ और यहाँ पे vps1 में चला जाता हूँ और http सर्वर रन करता हूँ, सॉरी npx http। ये क्या है, ये छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। और इस प्रोग्राम के बारे में छोड़ो, ये एक सर्वर, वेब सर्वर कनेक्ट करता है, इतना समझ लो, ठीक है। अभी अभी मैं अगर अपने लोकल होस्ट पे जाऊंगा ना, तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन पोर्ट नंबर क्या है, 8080 पे चल रहा है ये, ठीक है। तो मुझे उसको पोर्ट 8080 देना होगा। अब मैं यहाँ पे 127.0.0.1 लिखूं या फिर लोकल होस्ट लिखूं, दोनों सेम ही चीज करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी होस्ट वाली फाइल पे फिर से। अब देखो, होस्ट वाली फाइल में एक और भी कुछ चीज लिखी है। ये मेरा हाइपर 2 है ना, वो क्या है, मेरा लोकल कंप्यूटर का नाम है। तो अगर मैं लोकल होस्ट की जगह हाइपर 2 लिख दूं, तब भी सेम ही चीज होगी। अब मैं क्या करता हूं ना, इस ये जो फाइल है उसमें 127.0.0.1 उसमें कोई लगा देता हूं, जैसे कि hamid.com, ठीक है, ऐसा लगा दिया मैंने।
और इसको एस्केप करके सेव करता हूँ, ठीक है, कॉलन WQ करके। अब ये क्या बोल रहा है ना, ये सेव नहीं हो रहा, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी पहले मुझे उसको एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने के लिए सिर्फ क्यू लिखना होता है, और जब आपकी फाइल अनसेव्ड हो और एग्जिट करना हो विम से, ठीक है, तो क्यू के साथ एक्सक्लामेटरी मार्क, ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, एक्सक्लामेटरी मार्क लगाना पड़ता है। अभी ये आप अगर विम नहीं यूज कर रहे हो, कोई और एडिटर यूज कर रहे हो, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। अभी क्या था ना, ये जो etc होस्ट नाम की फाइल है, उसको सुपर यूजर ओन करता है। सुपर यूजर मतलब रूट। रूट सबसे महान होता है, ठीक है, रूट भगवान होता है। भगवान की फाइल को तुम नहीं एडिट कर सकते, ठीक है, भगवान की फाइल को भगवान ही एडिट कर सकता है। तो उसको एडिट कराने के लिए क्या मतलब, प्रार्थना करनी पड़ती है। जैसे प्रार्थना करने का एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो वैसे ही सुडो लगाना होता है लिनक्स मशीन पे। आप सुडो लगा रहे हो किसी चीज के पीछे, मतलब आप रूट से प्रार्थना कर रहे हो को आप अपनी एक्सेस दो मेरे को, ठीक है। इसके लिए आप मतलब रूट यूजर होने भी चाहिए। चलो सुडो लगा दिया, मेरे को ये पासवर्ड पूछेगा रूट का, और इसके बाद अब मैं इसको एडिट कर पाऊंगा 127.0.0.1, ठीक है। ये आईपी क्या है, 1.1 है, बट कोई नहीं, सेम ही आईपी होगा। चलिए, अब इसको मैं क्या बोला था मैंने, hamid.com, और इसको WQ करके सेव कर सकता हूं मैं, ठीक है। ये फाइल सेव हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसकी जगह मैं लिखूं hamid.com, 8080 पे चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा सर्वर है ना, उसको थोड़ा मैं बोल देता हूँ कि तुम अपनी पोर्ट रखो 80, ठीक है। देखिए ये जो कमांड है, इस कमांड का यूज करके मैं 80 पोर्ट पे अपना वेब सर्वर चला सकता हूँ। अभी मेरा वेब सर्वर चल रहा है पोर्ट नंबर 80 पे। तो अब मुझे यहाँ पे ये पोर्ट नहीं लिखनी है, और कुछ भी नहीं लिखना है। जब भी कोई वेब सर्वर 80 पोर्ट पे चल रहा हो तो कुछ नहीं लिखना है, सीधा इसका नाम लिखना है। तो अभी क्या होगा, hamid.com एक बन गया पोर्ट, और hamid.com एक डोमेन बन गया जो मेरे लोकल मशीन पे ही है। इसको मैं किसी और मशीन पे एक्सेस करूंगा नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने सेव कहाँ किया है, अपनी लोकल होस्ट वाली फाइल में सेव किया है। तो hamid.com लोकल होस्ट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास क्या था, ये बाजू वाला मशीन, बाजू वाले मशीन का आईपी कहाँ गया मेरा, ये रहा, ठीक है। बाजू वाले मशीन का आईपी क्या है, 192.168.0.103। मैं अपने होस्ट में इसका आईपी भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ ना, facebook.com। इसको मैं क्या लिख दूंगा, अभी facebook.com नहीं चलेगा, मैं facebook.in लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि ना ये facebook.com वगैरह ब्राउजर ने ऑलरेडी कैश करके रखे होते हैं, तो ये सीधे सीधे अगर ऐसी चीजों को हम ओवरराइड नहीं कर सकते सीधा सीधा facebook.in। अरे यार, फिर से इंटरनेट पे जाने की क्या जरूरत है, लोकल होस्ट पे पड़ा है ये ऑलरेडी। एक मिनट, हाँ यहाँ मेरी गलती है, ठीक है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस चल रही है मेरे इस पीसी पे, वो कौन से पोर्ट पे चल रही है, 3000। तो मुझे लिखना भी क्या पड़ेगा, facebook.in 3000। इस पे चल रहा है ना, facebook.in पे थोड़ी चल रहा था। अब अगर अगर इसको मैं 80 पोर्ट पे चला सकता हूँ, तो सीधा सीधा मेरा काम बनेगा। इसको मैं यहाँ पे 3000 की जगह लिख देता हूँ 80, फाइल को सेव करता हूँ और प्रोसेस को फिर से चालू करता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ 3000 लिखने की जरूरत नहीं है, तब भी facebook.in नहीं चलेगा। फिर से ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। नॉट facebook.com, facebook.in, और www भी नहीं लगाना है, सिर्फ facebook.in, ठीक है। ये आईपी है मेरा, देखा, facebook.in चल रहा है। अब ट्राई करके देखते हैं facebook.com चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। facebook.com कॉम अभी भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये HTTPS बाय डिफॉल्ट जो लग जाता है ना, इसके कारण वो नहीं चल रहा है। अरे Ctrl+C मार दो, ठीक है। चलो कॉम नहीं चलेगा, लेकिन हम कोई भी ऐसा डोमेन चला सकते हैं, या कोई भी लोकल का डोमेन चला सकते हैं। तो ये क्या बन गए, लोकल के डोमेन बन गए, facebook.in हो गया। तो ये बीच में जो डॉट है ना, वो डोमेन नेम का पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉट जरूरी है, ठीक है। जैसे hamid.com था, ठीक है, hamid.com कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं था, तो हमारे पास चल गया। ओके, तो ये जो होता है ना, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, या तो डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं इसको, जहां पे ये रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। जैसे HTTP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, वैसे ही DNS एक प्रोटोकॉल की तरह मान लो कि वो एक रूल बुक एक भी ऐसे DNS काम करना चाहिए। और जहां पे DNS काम करता है उसको क्या कहेंगे हम, DNS सर्वर, या फिर उसको नॉर्मली नेम सर्वर भी बोला जाता है, ठीक है। अभी देखो, अभी चले जाते हैं सीधा अपने एप्लीकेशन पे।
हमने क्या अचीव किया है ये देखते हैं फिलहाल। तो देखो हमने ना, हमारा सर्वर कहाँ गया पहला, तो देखो सर्वर जो हमारा ना वो 3001 पे चल रहा है, ठीक है। तो मुझे उसको 3001 से हटा के थोड़ा 80 पे चला देना है, ठीक है। 80 पे मुझे एक सर्वर चलाना है, 80 मतलब पोर्ट नंबर 80 पे, ठीक है। यहाँ पे सर्वर पे जो एप्लीकेशन है उसको मैं एडिट करके बोल देता हूँ कि अभी तुम्हें 80 पोर्ट पे रन होना है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी नोड सर्वर डॉट जेएस करूंगा ना, तो वो 80 पोर्ट पे चल गया, ठीक है। और कहाँ है मेरा आईपी, ये मेरा आईपी है। अब मुझे कोई पोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आईपी लिखो, सर्वर चल रहा है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब मैं जाता हूं अपने डोमेन प्रोवाइडर के पास। हम्म, जब इंटरनेट पे मुझे किसी डोमेन को चलाना है, ठीक है, ये तो मैंने क्या किया था ना, लोकल पे चलाया था। मेरा बाजू वाला पीसी है, उसको मैं डोमेन असाइन कर सकता हूँ, और वो भी सिर्फ मेरे कंप्यूटर तक। अगर मैं सेम ही फेसबुक डॉट इन बाजू वाले पीसी में खोलूंगा तो नहीं खुलेगा, क्योंकि बाजू वाले पीसी के पास होस्ट वाली फाइल में वो है ही नहीं चीज। और बाजू वाला पीसी तो विंडोज है, तो विंडोज में वो होस्ट वाली फाइल कुछ अलग तरीके से काम करती है। इसको क्या बोलेंगे, होस्ट वाली फाइल को लोकल डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि लोकल में वो होस्ट को आईपी से रिप्लेस करता है। अब मैं अपने होस्टिंजर डोमेन पैनल पे जाके लॉगिन कर लेता हूँ। वहां पे मैंने ऑलरेडी एक डोमेन खरीद के रखा है, और वो डोमेन ज्यादा महंगा नहीं है, वो मतलब 100 रुपए के अंदर आ जाता है पेमेंट आपकी। ये क्या लिखा है मैंने, हामिद लोहा डॉट टेक। इसको मैं सीधा सीधा खोलूंगा ना, तो क्या खुलता है, मेरे ख्याल से होस्टिंजर का जो डिफॉल्ट पेज होगा वो खुलेगा। ओके, ये देखो, ये है P2C और डोमेन, ये होस्टिंजर का डिफॉल्ट पेज है जो उसने रखा होगा। इसको मैं जाता हूँ इसकी मैनेजमेंट पैनल में। अब जब भी आप डोमेन नेम किसी से भी खरीदोगे, ठीक है, वो जो कंपनी है वो आपको डीएनएस के कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेगी ही करेगी। हम्म, वहां पे आपको डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, और दूसरी चीज मिलेगा नेम सर्वर। तो ये मेरा डोमेन नेम है, ठीक है। ये डोमेन नेम की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई कहाँ रजिस्टर किया है, कहाँ नहीं किया है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ नेम सर्वर्स, ये जो सीक्रेट की है उसका कुछ और यूज होता है, बट ठीक है। नेम सर्वर्स जो है वो इंटरनेट पे रखी हुई होस्ट फाइल है, ऐसा मान लो। ये जो होस्ट फाइल थी हमारे लोकल पीसी पे थी, तो लोकल पीसी पे काम करती है। अगर इसी होस्ट फाइल को इंटरनेट पे रख दिया जाए, ठीक है, तो कोई भी यूजर या कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट पे वेबसाइट एक्सेस करता है वो मेरे डोमेन को एक्सेस कर पाएगा। तो ये जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, ये डोमेन प्रोवाइडर्स, मान लो कि वो आपको होस्ट नेम दे रही हैं, ठीक है। अब उनके लिए वो पैसे ले रहे हैं, उसकी क्या सिस्टम है उसको नहीं पता है, लेकिन वो आपको डोमेन दे रहे हैं एक, कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर नेम है ना, इस नेम पे तुम अपना काम कर सकते हो। ये मैंने आपको दिया, इसके आप डीएनएस सर्वर मैनेज कर सकते हो, इसके डीएनएस रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हो, और यही सब करके हमारी वेबसाइट डोमेन पे खुलता ही है। तो इसमें दूसरा पैनल क्या है, डीएनएस नेम सर्वर। अब देखो होस्टिंजर में ये पैनल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पैनल हो सकता है। ऊपर दिख रहे हैं नेम सर्वर्स। तो बेसिकली नेम सर्वर्स वो डायरेक्टरी है जहां पे कौन से डोमेन को कौन सी आईपी से कनेक्ट करना है वो लिखा गया है। और ये जो नेम सर्वर्स है ना, वहां पे अपने जो डोमेन की बात है, हमीद लोहा डॉट टेक, उसके रिलेटेड ही बातें होंगी वहां पे। अभी ये जो नेम सर्वर है वो होस्टिंजर ने डिफॉल्ट दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हम होस्टिंजर के नेम सर्वर यूज करें। नॉर्मली जो ये ऐसे होस्टिंजर या गोडेडी के नेम सर्वर होते हैं ना, कुछ कुछ चीजों में स्लो होती हैं, तो जरूरी नहीं आप वो यूज करो, उससे फास्ट सर्वर मिलते हैं। जैसे क्लाउड फ्लेयर होता है, ठीक है, ये आपको डीएनएस सर्वर देता है, इसका यूज कर सकते हैं। आगे करेंगे, हम आगे क्लाउड फ्लेयर को भी यूज करके देखेंगे। वहां पे अपना एच टी टी पी सिंपल हो, एस एस होता है जो SSL सिंपल हो जाता है। बट फिलहाल नेम सर्वर होते हैं, ऐसा मान लो डोमेन एक नेम सर्वर से कनेक्ट होता है। देखो जरूरी नहीं है कि नेम सर्वर यही हो, नेम सर्वर हम बदल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चेंज नेम सर्वर का बटन मिलता है। लेकिन जब तक नेम सर्वर ये वाले हैं, नीचे जो ये कॉन्फ़िगरेशन दी गई है ना, ये काम करेगी। नेम सर्वर बदल देंगे तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करेगी, जहां पे आपका नेम सर्वर है वो वाली कॉन्फ़िगरेशन काम करेगी। अब यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि सी नेम है एक, फिर ये CAA टाइप का रिकॉर्ड है, ए टाइप का रिकॉर्ड है, NS टाइप का रिकॉर्ड है। NS मतलब तो नेम सर्वर के ही रिकॉर्ड होते हैं। CAA रिकॉर्ड होते हैं
वो छोड़ दो, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन बेसिकली ऑथोरिटी जो होती है एसएसएल की, वो आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। फिर सीनेम का सर्वर होता है, वो एलियास होता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे हमने एक होस्ट नेम को एक आईपी का एलियास दिया, आईपी अब होस्ट नेम से जाना जाता है, तो वैसे ही एक होस्ट नेम को दूसरे होस्ट नेम का एलियास दे सकते हैं, वो बन जाता है अपना सी नेम या फिर कैनोनिकल नेम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिकॉर्ड है ना, वो है ए, ठीक है। मैजिक ये रिकॉर्ड करता है, बाकी के रिकॉर्ड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली ये रिकॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से वेबसाइट चलती है। ओके। अब अब ये देखो ए रिकॉर्ड ऊपर देखना, फिर से टेबल को देख लेते हैं हम। पहली चीज है टाइप, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो पहले यहाँ पे है टाइप, इस टाइप के अंदर जो ए नाम के रिकॉर्ड हैं उनसे ही हमें काम है। दूसरा है नेम, नेम का मतलब होता है कि ये जो तुम्हारा डोमेन है, ठीक है। अब डोमेन के सब डोमेन होते हैं, ठीक है। सब डोमेन मतलब हमीद लोहार डॉट टेक एक डोमेन है, ये भी हो सकता है कि एफ डॉट हमीद लोहार डॉट टेक या फिर एडमिन डॉट हमीद लोहार डॉट टेक। नॉर्मली होता है जब हम एडमिन पैनल बनाते हैं तो वो अलग डोमेन पे लगता है, और जो क्लाइंट वेबसाइट है वो अलग डोमेन पे लगती है। पॉसिबल है तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो नेम में आता है ना, वो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, सब डोमेन वाला जो पार्ट है वो नेम होता है। और जब हम नेम में एट द रेट लगाएं, ठीक है, ऐसा लिख दें एट द रेट, उसका मतलब नेम सब डोमेन नहीं है और मेन डोमेन है। ओके, ठीक है, इसको देखेंगे हम, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जो सी नेम रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर देता हूँ, और दूसरा जो ए रिकॉर्ड है उसको भी कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। बाकी सी ए रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। अब ये डिलीट करने के बाद मैं फिर से खोलता हूँ हमीद लोहार डॉट टेक। तो देखो अभी इसमें ना डीएनएस वाले चीजों पे जब काम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके रिकॉर्ड्स जो अपडेट होते हैं उनमें टाइम लगता है, क्योंकि कैश वगैरह बहुत सारी जगह पे रखी होती है, वो क्लियर होने में टाइम लगता है। तो जो स्लो नेम सर्वर होते हैं ना, उनकी कैश तो और भी ज्यादा स्लो क्लियर होती है, और जो क्लाउडफ्लेयर जैसे सर्वर हैं वहां पे काम क्विकली हो जाते हैं, वहां पे थोड़ी फास्ट मिलती है। लेकिन तब भी ना ये आपको बोलेंगे कहीं पे, आप अगर मैसेज देखोगे ना तो ऐसा लिखा होगा अगर आप नेम सर्वर चेंज कर रहे हो तो पॉसिबल है कि 24 आवर्स लगे डीएनएस रिकॉर्ड को रिफ्लेक्ट होने में। अभी मैं इसको दूसरे ब्राउजर में मतलब खोल के देखता हूँ, तब भी वो अभी तक उसका कैश क्लियर हुआ नहीं है। इसका कैश क्लियर होता है ना, तब तक हम एक और ए रिकॉर्ड करके देखते हैं, ठीक है। और कैश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी देखो, एक और चीज देखते हैं। ये सब क्या है, रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब किसी भी डोमेन में वो रिकॉर्ड्स क्या है ये हम देख सकते हैं, कैसे, डिग टूल का यूज करके। आप डिग टूल सर्च करोगे ना तो गूगल का एक डिग टूल मिलेगा आपको, डीएनएस लुकअप बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डोमेन डाल दो, ठीक है। मैंने ये डोमेन डाल के एंटर किया तो अभी इसका ए रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, डिग टूल को नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिग टूल के पास अपडेटेड कैश है, जबकि अपने ब्राउजर में अभी भी वो खुल रहा है। उसका एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। फिर सी नेम रिकॉर्ड देखेंगे तो नहीं है, सी ए रिकॉर्ड देखेंगे ना तो बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये सब क्या है, एसएसएल में नॉर्मली यूज होते हैं, ये सी नेम रिकॉर्ड्स हैं इसके, सेम ही है जो यहाँ पे लिखे थे। फिर एनएस रिकॉर्ड देखेंगे तो एनएस रिकॉर्ड में भी ये दोनों मिलेंगे। तो किसी भी डोमेन के जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो पब्लिक होते हैं, कोई भी देख सकता है इसको। मैं गूगल की भी डोमेन रिकॉर्ड देख सकता हूँ, ठीक है। गूगल का जो ए रिकॉर्ड है वो इस आईपी पे जा रहा है, तो एक मशीन है जो इस आईपी पे चल रहा है, वहां पे गूगल का सर्वर चल रहा है, ऐसा मान सकते हैं। अब यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी होता है, बीच में लोड बैलेंसर होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब भी मैं गूगल को कनेक्ट करता हूँ ये आईपी तक जाती है मेरी रिक्वेस्ट, इतना पक्का है। फिर इसके ऑथोरिटी नेम है, इसमें पीकेआई डॉट मतलब, और इसके देखो एमएक्स नेम होंगे। एमएक्स मतलब जो मेल सर्वर के लिए यूज होती है ना वो एमएक्स होते हैं। फिर और भी रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हम, ए और सी नेम, ठीक है। सी नेम गूगल का google.com का कोई नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ www.google.com, ठीक है, इसका मतलब कि google.com डोमेन है और www ना सब डोमेन बन जाता है।
आप admin.google.com लिखो या तो www.google.com लिखो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों सब डोमेन ही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई वेबसाइट मिलती है लिखती है www डॉट 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 जो भी है, वो सब डोमेन है, आप मेन डोमेन को नहीं एक्सेस कर रहे हो। आप देखेंगे ना गूगल डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू वाले को, तो उसके बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको ए एड्रेस। ए रिकॉर्ड्स मल्टीपल हो सकते हैं, ए रिकॉर्ड्स मल्टीपल पीसी को पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लोड बैलेंसिंग हो सकती है कि इस पीसी को नहीं गया, उस ये अगर फेलियर टॉलरेंस होता है वहां पे, अगर ये वाला फेल हो गया तो कौन सा वाला, ये वाला फेल हो गया तो कौन सा वाला। ठीक है, चलो अब फिर से आ जाते हैं हमारे हमीद लोहार डॉट टेक पे। ये अभी भी खुल रहा है, तो मैं एक यहाँ पे ना वेबसाइट चूज करूंगा, ब्राउजर लिंक। इसके अंदर मेरा डोमेन डाल के देखता हूं मैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना, ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है, तो ब्राउजर मिलता है एक जो आपके नेटवर्क में नहीं है, वो कहीं और होगा, तो वहां पे कैसेस होने की संभावना कम होती है। देखो यहाँ पे मैं हमीद लोहार डॉट टेक खोल रहा हूँ, वेबसाइट नहीं खुल रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं खुलने के लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, ये मेरा आईपी है जहां पे मेरा वेब सर्वर चल रहा है, मुझे सिर्फ एक चीज करनी है, एक ए रिकॉर्ड डालना है जो मेरे आईपी को पॉइंट करे। ठीक है, टाइम टू लीव इसको मैं 100 ही बोलता हूँ फिलहाल। ठीक है, मेरा ए रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैंने एट द रेट लगाया, मतलब मैं मेन डोमेन की बात कर रहा हूँ और इस आईपी को वो पॉइंट करना चाहिए, और इसको मैं कर देता हूँ एड रिकॉर्ड। इसको भी पॉपुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे लास्ट में ए रिकॉर्ड है, लेकिन अभी कौन किसको पॉइंट कर रहा है, ये मेरी मशीन को। तो पॉसिबल है थोड़ी सी देर के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाली एप्लीकेशन खुलेगी और आपका जो डोमेन है वो पॉइंट हो चुका। ठीक है, अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हार्ड रिफ्रेश नहीं चलेगा ना। अभी डिक्टोल में जाके देखते हैं कि भाई मेरा जो हमीद लोहार डॉट टेक है उसका ये रिकॉर्ड बदला कि नहीं बदला। तो देखो रिकॉर्ड बदल गया, पहले क्या था यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड था, अभी रिकॉर्ड बदल चुका है। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया, ए रिकॉर्ड किसको लगाया, मेन डोमेन को। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई एडमिन का भी जो है ना डोमेन, एडमिन डॉट हमीद लोहार डॉट टेक, वो भी एक्टिव होगा, वो भी मेरे इसी मशीन को पॉइंट करेगा। तो जब मैं लिखूं, ये रिफ्रेश नहीं होगा अभी मेरे ख्याल से, इसको मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ी देर के बाद खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं खोलता हूँ एडमिन डॉट हमीद लोहार डॉट टेक, देखो ये खुल गया। ठीक है, ये डोमेन ऑलरेडी इसका कोई कैश नहीं था ना, इसलिए जल्दी से ये असाइन हो गया, जल्दी से ये आ गया। तो जिसका कैश होता है उसको रिप्लेस होने में टाइम लगता है। तो अभी एडमिन डॉट हमीद लोहार डॉट टेक कहीं पे भी खोलूंगा तो मेरा जो मशीन पे चल रहा है एप्लीकेशन है वो खुल जाएगा। इसको मैं अपने मोबाइल में खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये एडमिन डॉट हमीद लोहार डॉट टेक पे ये मेरा खुल चुका है। ठीक है, अभी ये कहाँ पे दिख रहा है, एक ऐसे इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये देखो। ठीक है, डोमेन पे दिख रहा है। अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे एडमिन हटा के सिर्फ हमीद लोहार डॉट कॉम पे खोल के देख, हमीद लोहार डॉट टेक पे खोल के देखता हूँ। ये सब, ये पूरा काम काज है डीएनएस का। ठीक है, डीएनएस अगर प्रोपोगेट हो गया, इसको बोलते हैं प्रोपोगेट करना। ठीक है, डीएनएस की कैश क्लियर होना। अभी देखो ये हमीद लोहार डॉट कॉम पे भी खुल रहा है। ठीक है, जैसे ही डीएनएस कैश हर जगह पे सेटल हो जाएगी ना, ये हर पीसी पे खुलने लगेगा, मेरे पीसी पे, आपके पीसी पे, हर पीसी पे हमीद लोहार डॉट टेक पे ये वाला मशीन का हेलो वर्ल्ड दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा माइलस्टोन कि कैसे हमने एक डोमेन को एक आईपी पे पॉइंट कराया। इसके पीछे पूरी डीएनएस सिस्टम होती है, एक एचटीटीपी सर्वर होता है जो बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे हम इनविजिबली कहीं पे लिख नहीं रहे हैं तब भी पोर्ट नंबर 80 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि जब आपने कोई पोर्ट नहीं लिखे इसका मतलब पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है, पोर्ट है बट वो 80 है। और जब आप SSL यूज करेंगे, मतलब HTTPS वाला बना देंगे ना, तो पोर्ट बन जाएगी 443, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट पोर्ट होती है 443। चलो यार, ये इस डोमेन का मजा हम ले पाएंगे कुछ टाइम के बाद। ब्राउजर लिंक में एक बार करके देखते हैं।
ठीक है, इस बार ब्राउजर लिंक में टेस्ट करेंगे और क्रोम की जगह फायरफॉक्स खोलते हैं। इसकी जगह कोई और ऑप्शन है अपने पास विंडोज 10 या विंडोज 8 का? नहीं, इसके लिए पेड प्लान चाहिए, अपने विंडोज 7 ही यूज कर सकते हैं। एक्सपी पेड प्लान 7 करो यूज। क्रोम की जगह मैं यहाँ पे ओपेरा खोल देता हूँ, ठीक है, और ये मेरा यूआरएल। अब ये खुल जाना चाहिए, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाना चाहिए। अरे मेरी वेबसाइट खोलो भाई, अपनी वेबसाइट क्यों खोल के बैठे हो? ये देखो आ गया, ठीक है। हमने अच्छे से अपना डोमेन पॉइंट करा दिया, इसे कहेंगे हम डोमेन को पॉइंट कर देना किसी आईपी पे। हमने वेबसाइट बनाया, वेबसाइट को हमने डोमेन पे पॉइंट कराया। अभी भी इसमें क्या चीज मिसिंग है? ये दिख रहा है नॉट सिक्योर, तो नॉट सिक्योर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट सिक्योर ना हो, मतलब इसको सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? एसएसएल लगाना होता है, ठीक है। एसएसएल के बारे में हम आगे देखेंगे।